हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2, जो कि हम लोग ख़त्म किए थे धार कमीशन एंड जेवीपी कमीशन पे। तो आज हम लोग बात करेंगे फजल अली कमीशन के बारे में। ओके, तो इससे पहली वाली वीडियो में जैसे कि आपने पढ़ा कि आंध्रा स्टेट को बनाया गया जब इतना सारा प्रोटेस्ट होता है, फिर पोटिसेरी रामुलु की डेथ हो जाती है, उसके बाद स्टेट बना दिया जाता है आंध्र प्रदेश का। तो ये जब आंध्रा स्टेट क्रिएट किया जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये बन जाता है तो उसके बाद अदर रीजन से भी डिमांड आने लगती है कि हमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपना स्टेट चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डिमांड आने लगती है। उसके बाद ना अब क्या होता है कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा डिमांड आती है कि गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है कि एक कमीशन बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई, ठीक है, जिसके चेयरमैन होते हैं फजल अली, और जो दो और मेंबर होते हैं वो होते हैं KM पनीकर और HN कुंजरू। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे कैसे वर्क किया जा सकता है, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1955 में। ठीक है, 1953 में ये फजल अली कमीशन बनाया गया था और ये रिपोर्ट देता है यहाँ पे 1955 पे। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्ट करता है कि हाँ चलो ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लैंग्वेज बेसिस पे बनाना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट किया जा सकता है। बट अब ये आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं, तो ऐसे करेंगे तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे अपनी यूनिटी ऑफ इंडिया पे भी ना क्या कहते हैं, सही नहीं होगा यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए भी। ठीक है, क्योंकि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड होगा तो हम लोग खुद ही डिवाइड हो गए, सारे लोग डिवाइड हो गए, तो फिर कैसी यूनिटी। ठीक है, तो इन्होंने इसके रिगार्डिंग ना 4 मेजर फैक्टर रखें कि अगर कोई स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो ये 4 फैक्टर कंसीडर किए जाने चाहिए। सबसे पहला रखा कि जो भी यूनिटी और सिक्योरिटी है ना कंट्री की, वो बनी रहनी चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा कंसीडर किया वो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी पे। ठीक है, लैंग्वेज और कल्चरल होमोजिनिटी भी बनी रहे, हाँ, इस पे कंसीडर किया। तीसरा किया फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर किया गया। अब ये इसलिए कि अगर कोई स्टेट है वो एक उसके पास रिसोर्सेज नहीं उतनी कि वो अपनी फाइनेंशियल खुद जनरेट कर पाए, तो ये कैसे है, हाँ, तो उस तरह से भी इसे देखा जा सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आसान हो, थोड़ा और अच्छा और एफिशिएंट बनाया जा सके। और जो चौथा कंसिडर किया गया ना, वो ये था कि एक अगर क्रिएट भी किया जाए तो वो स्टेट का वेलफेयर पे क्रिएट किया जाए। जैसे कि जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया ना, तो झारखंड ऐसा रीजन था बिहार का कि वहाँ डेवलपमेंट था ही नहीं, ना के बराबर डेवलपमेंट था। तो वेलफेयर एक तो जब अलग किया गया तो उससे वेलफेयर, जैसे वहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट के वर्क हुए, तो उससे वेलफेयर ऑफ पीपल भी हुआ, वहाँ की लोगों का भी हुआ, प्लस अब उससे क्या हुआ, इकोनॉमी जनरेट हुई, काफ़ी सारे पैसे जनरेट किए गए हैं। जब उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा हो जाएगा, करप्शन ख़त्म होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, नेशन को भी फ़ायदा होगा। तो वही ये पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। ठीक है, और उसके बाद ना ये कमीशन क्या किया, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 4 फोल्ड कैटेगरी में स्टेट डिवाइडेड थे, ABC ऐसे था ना। तो क्या था, इन्होंने ये बोला ना कि सबसे पहले तो इसे अबॉलिश कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब ये ना गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है इन सारी, इनके जो भी रिकमेंडेशन होते हैं एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना कि बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1957 ये, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इससे जो पार्ट A एंड B होते हैं ना, वो तो होते हैं, ठीक है, पार्ट A एंड B होते हैं, बट उनमें क्या होता है ना, अब उनको बस ऐसे डिवाइड नहीं किया जाता, उनको बस एज अ स्टेट ही रख लिया जाता है कि स्टेट्स, ठीक है, बस स्टेट है, हाँ,
अब ABC ऐसा कोई फर्दर डिवाइड, और जो C वाले थे ना इनको एबॉलिश तो एबॉलिश किया गया, इनको मर्ज भी कर दिया गया, ठीक है। मतलब इनके जो भी थे C वाले में जो भी थे, इन्हें मतलब सेपरेट नहीं दिया गया, इन्हें क्या किया गया, इन्हें किसी ना किसी स्टेट में कुछ कुछ को मर्ज करके वहाँ का एरिया बना दिया गया या एक नया स्टेट बना दिया गया। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बाद से क्या हुआ ना कि नवंबर, जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी ऐसे जो थी ABC उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो नवंबर 1 को ना 1956 में अब जो था स्टेट थे 14 और 6 यूटीज़ थी, यूनियन टेरिटरीज़ थी, ठीक है, इन्हें कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, इसी में मतलब इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही वर्क करते हुए क्या करते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है, ठीक है, जिससे एक नया स्टेट बनता है जो कि बनता है केरला। तो ट्रैवनकोर और कोचिंग स्टेट विथ मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बना के इन्हें केरला बनाया जाता है। उसी तरह तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो कि हैदराबाद के होते हैं, ठीक है, उन्हें मिला के आंध्र स्टेट को आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या होता है ना, और जो चीज़ें होती हैं जैसे मध्य भारत होता है पहले, ठीक है, पहले मध्य प्रदेश नहीं था, तो मध्य भारत होता है, ठीक है। और विंध्य प्रदेश जो कि विंध्या हिल आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, उसे सॉरी विंध्या तो इधर है, वो तो अरावली है, सॉरी, ठीक है। तो उसके और जो भोपाल होता है, अब तो भोपाल कैपिटल भी है, हाँ, तो इसे मर्ज करके मध्य प्रदेश बना दिया जाता है। सिमिलरली उसी तरह सौराष्ट्र और कच्छ स्टेट को जोड़ दिया जाता है बॉम्बे स्टेट में, और कर को मैसूर में, ऐसे ही काफ़ी सारे स्टेट को जोड़ दिया जाता है। हाँ, ये चीज़ें आप लोग एक बार रीड कर लोगे तो ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अब जो ये तो बनते बनते हैं, फिर कुछ नए स्टेट बनाए जाते हैं। अब क्या क्या नए स्टेट बनते हैं 1956 के बाद, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा मतलब ये इनमें से कभी कभी मतलब क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन सा स्टेट कब बना, ये कभी कभी पूछ लेता है। मतलब एक क्या कहते हैं, एक लाइन में दे देते हैं ऊपर से, फिर क्या होता है कि इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, तो सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारा हुआ ना, मतलब इससे तो काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो इसके बाद ना कई सारे स्टेट की और ज़्यादा मतलब जैसे ये था ना जो बाइफरकेट हुए थे लैंग्वेज बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे, तो इससे ना जो भी स्टेट थे एग्जिस्टिंग स्टेट, उनको भी लगा ना कि अब हमें मतलब क्या कहते हैं, अब हमें भी अपनी डिमांड उठानी चाहिए कि ऐसे हुआ है तो और भी हो जाए। तो उसके बाद सबसे पहला जो होता है ना वो होता है महाराष्ट्र एंड गुजरात का। तो ये तो पहले जो 1960 में थी ना, ये मतलब क्या कहते हैं, बॉम्बे ही था पूरा, मतलब गुजरात भी बॉम्बे का पार्ट था, महाराष्ट्र भी बॉम्बे ही था, ये पूरा बॉम्बे था, ओके। तो इसको बाइफरकेट किया गया, मतलब काट के अलग करें। उसके बाद बना महाराष्ट्र और ये बना गुजरात। तो महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए बना और गुजरात गुजराती, ठीक है। और तो गुजरात जब पहले मतलब गुजरात जो है ना, अभी हमने पढ़ा 14 स्टेट थे, अब गुजरात क्या है, गुजरात 15th स्टेट बनता है, ठीक है। उसके बाद दादर एंड नागर हवेली, जो ये पुर्तगीज़ रूल, मतलब पहले ना दादर और नागर पे पुर्तगीज़ का रूल होता था, ठीक है। तो 1954 तक ये चला सबसे। और उसके बाद ना एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो क्या कहता है ना कि जैसे ये तो अंडर हमने हमारे अंडर आ गया था, पर जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन था वो वहाँ के पीपल ही चूज़ करते थे, और क्या कहते हैं मतलब उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क होता था। तो इसको क्या किया जाता है ना, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1961 में, ठीक है, इसे पूरा यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। अब वहाँ का गवर्नर मतलब इंडिया का होता है, ठीक है। तो ये किया जाता है। उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव, तो ये ना एक्वायर्ड टेरिटरीज़ होती हैं, ठीक है। गोवा, दमन एंड दीव ये भी पुर्तगीज़ से एक्वायर की जाती हैं बाई पुलिस एक्शन 1961 में। वो लोग जा नहीं ना रहते हैं, तो ये एक्वायर की जाती है। तो इन्हें भी ना यूटीज़, पहले यूनियन टेरिटरीज़ बनाया जाता है, ठीक है, 1962 में अमेंडमेंट करके। फिर उसके बाद क्या होता है, गोवा को एक क्या कहते हैं 1987 में गोवा को एक स्टेटहुड दे दिया जाता है, और दमन एंड दीव अभी भी वो यूनियन टेरिटरीज़ ही हैं। अब तो इन्हें मर्ज भी कर दिया गया है, हाँ। उसके बाद बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। अब पुडुचेरी क्या है ना, ये फ्रेंच कॉलोनीज़ थी।
तो ये काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी पैचेस में थी। तो जैसे माहे थी, यमन थी, यनम थी, फिर कराइकेल थी। तो इन्हें ना मतलब इन्हें मिला के पुडुचेरी बोलते थे। तो इसके बाद ना जब फ्रेंच लोग मतलब इंडिया को टेरिटरी दे देते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है ना, जब इसका एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन हमारे इंडिया के पास आता है तो इसको एक्वायर्ड टेरिटरीज ही बस किया जाता, मतलब बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे भी मतलब यूटीज़ का एक दर्जा दे देते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ना नागालैंड की। तो नागालैंड को क्या हुआ ना, इसे स्टेटहुड दिया गया 1963 में। हाँ, बाई नागालैंड स्टेट ऑफ एक्ट 1962 में ये बनाया गया, ठीक है। क्योंकि ना क्या हुआ कि उस टाइम ना जो नागा कम्युनिटी थी, ये तो पार्ट थे आसाम के। ये पूरा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो था ना इंडिया का, ये पूरा पार्ट मतलब पूरा आसाम का ही पार्ट था। तो इसमें जो नागा कम्युनिटी थी ना, ये काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद तो गवर्नमेंट को देना पड़ा कि इन्हें मतलब ना स्टेट मतलब अलग ही स्टेट बनाया गया। तो ये बना हमारा 16th स्टेट बना ये, ठीक है। तो पहले ये क्या था कि इसे जो था आसाम का गवर्नर, उसके अंडर ही रखा गया। ओके, अब बात कर लेते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश की। तो हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश ना, ये सारे पंजाब स्टेट के पार्ट हुआ करते थे। तो जब पंजाब को तोड़ा जाता है मतलब काफ़ी सारे, तो उसमें क्या होता है ना, जो पंजाबी स्पीकिंग लोग होते हैं उन्हें पंजाब दे दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सिख होमलैंड था ना, ये मतलब ये अकाली दल के अंदर क्या होता है, मास्टर तारा सिंह होते हैं, ये बोलते हैं ना कि जो हमारा पंजाब है ना, मतलब पंजाबी लोग का ही है। तो फिर इस पे ना एक कमीशन बिठाया जाता है जो होता है शाह कमीशन। तो ये कमीशन रिपोर्ट देता है ना, ये बोलता है कि जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं तो उन्हें एक तरफ कर दो। तो उससे बना जो पंजाब था, तो पंजाब तो था ही, और जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है पंजाब के, तो उससे निकला हरियाणा, ठीक है। और जो यूनियन, जैसे जो हिमाचल प्रदेश था ना, ये भी पार्ट था पंजाब का ही। तो जो हिमाचल प्रदेश बना, इसे ना पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है, इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और जो हिमाचल क्या कहते हैं, जो हमारा हरियाणा निकला, ये बना अपना 17 स्टेट, ठीक है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को भी थोड़े टाइम बाद स्टेटहुड दे दिया जाता है। हाँ, 1971 में इसे, अभी तो ये 1966 की बात है, फिर 1971 में क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड दे दिया जाता है। और जो चंडीगढ़ है, ये यूनियन टेरिटरी ही रहता है, और इसे अभी भी यूनियन टेरिटरी ही है। अब हम लोग बात करते हैं ना मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय का। तो 1972 में ना काफ़ी सारे चेंजेस हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। स्टेट ऑफ क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1971 में, जो कि इफ़ेक्टिव हुआ जनवरी 21 से 1972 में। तो इससे काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो इसमें सबसे पहला जो होता है ना कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, और एक होता है सब स्टेट ऑफ मेघालय। तो ये क्या होता है ना, मेघालय के लोग बोलते हैं कि ये से सब स्टेट क्या होता है, हमें मतलब पूरा स्टेटहुड दे दो, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चलते हैं, तो उन्हें स्टेटहुड दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है ना, अब देखिए पहले 18 तो हो ही गए थे, अब ये क्या है ना, उसके बाद ना, हाँ, एक और चीज़ चेंज की गई। उसके बाद ना 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो पहले अरुणाचल प्रदेश को ना नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये बनाया गया। इससे क्या हुआ, जो अब हमारे इंडियन यूनियन में ना स्टेट की जो नंबर थी वो इंक्रीज़ होके 21 हो गई। सबसे पहले तो क्रिएट किया गया 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मेघालय को दे दिया गया। पहले भी ये ऑटोनोमस रीजन था, क्योंकि इसे भी अलग करके बनाया गया था आसाम से, ठीक है। अब इसको देखिए, सब स्टेट में क्या होता है कि पहले ना इन सब स्टेट में लेजिस्लेचर या काउंसिल नहीं होती। तो अब जब स्टेटहुड होता है तो वहाँ पे ना लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों मिल जाती है, वो स्टेटहुड हो जाता है, ठीक है। तो इससे तो उसके बाद ना मणिपुर बनता है 19th, त्रिपुरा बनता है 20th, और मेघालय बनता है 21st स्टेटहुड दिया जाता है। तो ये बनते हैं। हाँ, तो
इसके बाद अब हम लोग, हाँ ये तो सारा हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ना सिक्किम की। ठीक है, तो सिक्किम क्या है कि सिक्किम ना पहले पार्ट नहीं था अपने इंडिया का। हाँ, यहाँ पे चोगाल डायनेस्टी थी, वही रूल किया करती थी, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो जब 1947 में ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ख़त्म होती है, तो ये जो सिक्किम था ना, ये प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया बन जाता है। प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बोलने का मतलब ये है कि यहाँ की ना जो भी डिफेंस होगा, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, ठीक है, वो सारा इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, तो इसी से ना अब पहले क्या किया गया, तो फिर ना उसके बाद जो सिक्किम स्टेट होता है, ये बोलता है कि मतलब ये 1974 में ये कहते हैं, यहाँ के लोग भी बोलते हैं कि हम इंडिया से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया जाता है, जो कि पास होता है पार्लियामेंट में। तो इसे एक न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड दिया जाता है। तो सबसे पहले ना इसे एसोसिएट स्टेट बोला जाता है इंडियन यूनियन का। ठीक है, तो इसके लिए ना एक नया आर्टिकल क्रिएट किया जाता है, एक नया शेड्यूल जो कि 10 शेड्यूल बनता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है, पर ये ना कुछ ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं। जैसे मैंने बताया ना, एक्वायर्ड टेरिटरी से भी एक होता था कि जब हम लोग वो पार्ट पढ़ रहे थे स्टार्टिंग का, कि ऐसे ऐसे टेरिटरीज हो सकती हैं, तो पहले सिक्किम वही बना। ठीक है, एक्वायर्ड, तो वही समझिए कि एसोसिएट स्टेट के पहले ये थे। फिर ना ये एक्सपेरिमेंट चलता नहीं है, फिर स्टेट मतलब सिक्किम में ना रेफरेंडम किया जाता है कि जो भी वहाँ का चोगाल डायनेस्टी है ना, उसे अबॉलिश करके, मतलब लोग ही वहाँ के बोलते हैं कि इसे अबॉलिश करके सिक्किम पूरा इंडिया का इंटीग्रल पार्ट एक बन जाए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। इससे क्या होता है, जो सिक्किम होता है इसे फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाता है और इंडियन यूनियन का, और ये बनता है 22nd स्टेट ऑफ आवर इंडियन यूनियन। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, द अमेंड द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड 371F टू प्रोवाइड सर्टेन स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। इट आल्सो रिपील्ड द 20। हाँ, तो इससे पहले जो अलग अलग जो अभी कुछ दिए गए थे ना, नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया आर्टिकल और नया शेड्यूल ऐड किया गया था, तो जब ये फुल फ्लेज स्टेट में बन जाता है, इंटीग्रल पार्ट बन जाता है इंडिया का 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से, तो ये अबॉलिश कर दिया जाता है। आर्टिकल 2A अभी हमने पढ़ा, तो आर्टिकल 2A जैसा कुछ था ही नहीं, और जो 10 शेड्यूल है इसे भी ख़त्म कर दिया जाता है। फिर बाद में 10 शेड्यूल में आ जाता है, क्या कहते हैं, डिफेक्शन आता है। हाँ, तो अभी फ़िलहाल इसे ख़त्म कर दिया है, उस टाइम जो भी था इसके अंदर इसे अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा की। अभी हमने बात की है गोवा की, तो वहाँ पे क्या हुआ था, गोवा को अलग करके, मतलब एक्वायर करके यूनियन टेरिटरीज़ ही बनाया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं ना कि अब जैसे ये मिज़ो, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन लोग को तो पहले क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद ना इन सबको स्टेटहुड दे दिया गया थोड़े टाइम बाद, जिससे कि क्या हुआ, ये 23rd मतलब टोटल 25th स्टेट बन गए हमारे इंडिया में। यूनियन टेरिटरी वही सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम वाज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज, हाँ, एज अ सीक्वल टू द सिंगिंग ऑफ मेमोरेंडम टू सेटल। तो यही सब सारा था कि पीस अकॉर्ड साइन ऑन होता है। फिर जो भी इंसर्जेंसी होती है वहाँ की, उसे ख़त्म करने के बाद इसे भी मतलब एक स्टेटहुड दे दिया जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी था, इसे भी मतलब जो 1972 में पूरा यूनियन टेरिटरी था, अब 1987 चल रहा है, याद रखिएगा 1987 में इसे भी दे दिया जाता है। और उसके बाद जो गोवा होता है, यूनियन टेरिटरी मतलब गोवा को सेपरेट करके, मतलब दमन दीव ये सारे पार्ट होते हैं, अब इसको अलग करके ना गोवा को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाता है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। अभी जैसे मैंने थोड़ा देर पहले ही झारखंड का बताया कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो बिहार से अलग करके वहाँ बना देते हैं। उसी तरह 2000 में ना मतलब ये तीनों स्टेट बनाए गए। उत्तराखंड तो मतलब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और जो झारखंड है ये बिहार से अलग होता है। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, तो उत्तराखंड जो होता है उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000 से, और जो झारखंड होता है वो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000 से अलग, मतलब इन्हें
अलग किया जाता है और इन्हें अलग करके एक नया मतलब इन्हें स्टेटहुड दे दिया जाता है इन्हें। तो ये बनते हैं 26, 27 एंड 28, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो 2014 में ना ये तेलंगाना जो है ये एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से ही अलग होता है। तो पहले इस आंध्र स्टेट को फॉर्म किया गया था, मतलब ये तो फर्स्ट स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म किया गया था। तो इससे पहले आंध्रा स्टेट या आंध्रा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया ना, बाई टेकिंग आउट तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ हाँ, तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि क्या कहते हैं, जो मद्रास स्टेट में तेलुगु स्पीकिंग एरिया होता है उन्हें अलग करके आंध्र स्टेट बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद हैदराबाद भी बनता है। तो वही है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मर्ज तेलुगु स्पीकिंग एरिया हैदराबाद स्टेट विद आंध्रा स्टेट। हैदराबाद स्टेट को आंध्रा से मिला देते हैं, ठीक है। तो अगेन उसके बाद क्या होता है 2014 में, अब यहाँ से है कि 2014 में क्या होता है कि आंध्रा को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे तेलंगाना फिर बनता है। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो अभी ये तो हाल ही में हुआ है, सभी ने पढ़ा होगा, न्यूज़ में काफ़ी था, जब आर्टिकल 370 को मतलब न्यूट्रल कर दिया जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस मतलब अभी भी तो है, पर उसे क्या कर दिया गया ना, जो स्पेशल ट्रीटमेंट इन्हें मिलता था, जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 इन्हें देता था, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। अब ये करने का एक रीज़न ये भी था, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ना जैसे ये तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल डिलीट करना होता, ठीक है, तो स्पेशल अमेंडमेंट, जैसे जो स्पेशल चाहिए होता है अमेंड करने के लिए, क्या कहते हैं 368 के अंडर दो तरह का अमेंडमेंट होता है ना। सबसे पहला जो सिंपल होता है वो तो काउंट ही नहीं होता है, तो इन्हें क्या करना था कि सिंपल मेजॉरिटी से इसे अलग करना था। अगर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करते तो इन्हें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती। तो इसे अवॉइड करने के लिए ना, तो एक मतलब 370 को बस इन्होंने इनऑपरेटिव कर दिया, जिसके बाद से क्या हुआ, ये तो अभी भी है हमारा पार्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नो डाउट, बट ये अब ना वर्क मतलब इनऑपरेटेड काम नहीं करता है। तो इसके बाद क्या किया गया ना, जो जम्मू एंड कश्मीर है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, इससे जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, इसको ना 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बना दिया गया। पहला तो बना जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी, और दूसरा बना है क्या, वो तो था ही पहले से, जम्मू एंड कश्मीर बना पहला यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख को मतलब स्टेट को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया। तो जो कश्मीर था, जो जम्मू एंड कश्मीर था, वो तो सारी डिस्ट्रिक्ट मतलब उसके अंडर थी, एक्सेप्ट कारगिल और ले ये दोनों कहाँ चली गई, कारगिल और लद्दाख में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो अब स्टेट की टोटल संख्या है हमारे, वो हो गई है 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज़। अगर आपकी बुक पुरानी है तो वहाँ पे 9 मेंशन होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ना चेंजेस ऑफ नेम्स की। तो चेंजेस ऑफ नेम्स में ये होता है कि कुछ स्टेट के ना काफ़ी बार नाम चेंज किए गए, अभी भी चेंज होते हैं कुछ स्टेट के, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसमें है, उसमें क्या होता है ना, पहले उत्तर प्रदेश का नाम पहले ही से उत्तर प्रदेश नहीं था, ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है। तो इसे चेंज करके उत्तर प्रदेश किया गया। फिर उसी तरह मद्रास को तमिलनाडु, मैसूर को कर्नाटका, लैकाडामिनिको एमिंडिविलिप्स को लक्षद्वीप बोल दिया गया, मतलब किया गया। उसके बाद 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को भी बनाया गया, वाज री डेजिग्नेटेड एज द एनसीआर मतलब बना नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो पहले ये किया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं दिल्ली को एक फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और इसे लेजिस्लेचर भी मिल जाता है तभी ना। फिर उत्तरांचल था पहले नाम उत्तराखंड का, उसे उत्तराखंड किया गया। तो अब लोग फिर पौंडीचेरी को पुडुचेरी, उड़ीसा को उड़ीसा, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें ये जो था लास्ट में जो ये टॉपिक शुरू हुआ, न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956, तो अब इसे तो बस एक फैक्ट है, तो मुझे एज इट इज़ ही बताना पड़ा, ठीक है। हो सके तो आप लोगों को ये लेक्चर कुछ ज़्यादा बेनिफिट ना करे, क्योंकि सारी चीज़ें तो बुक में ही हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है।
अगर पसंद आई है तो थैंक यू, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए।